नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मजा आ रहा है ना? गणपति उत्सव भी आपने मनाया, छुट्टियां थी आप लोगों की। लेकिन उससे भी ज्यादा मजा आपको ऑनलाइन पढ़ने में आ रहा होगा। घर पे रह करके आप कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे विषय, नए नए रोज नए नए विषय पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, नई नई जानकारी लेते हैं। मजा आ रहा है ना? स्कूल की तरह लग रहा है ना कि हम स्कूल की तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं घर पे रह करके भी। मैं भी आपको कुछ दिखाती हूँ, आप देखिए। तो ये बुक आपको दिखाई दे रही है ना? पुस्तक दिख रही है ना आपको? तो आप पुस्तक देख करके समझ ही गए होंगे। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन। परिसर अध्ययन यह विषय आपको पहली में और दूसरी में नहीं था, इसकी कोई अलग से किताब नहीं थी, अलग से कोई विषय नहीं था ये। लेकिन फिर भी आप परिसर अध्ययन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि परिसर अध्ययन इस विषय में हमारे आसपास के परिसर की ही जानकारी होती है, जो कि आप लोगों के पास तो सबसे ज्यादा होती है ना? आप अपने परिसर से काफी अच्छी तरह से परिचित है। तो आज हम परिसर अध्ययन में आगे देखेंगे। हाँ, ये चित्र आपको देख करके कुछ याद आया? ये है हमारा गांव। आपने पिछले पाठ में हमारे गांव का परिचय भी पढ़ा, जिसमें आपने गांव कैसे बने, गांव का नाम कैसे रखा गया, गांव की प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तुएं कौन सी हैं, जिसमें आपने रायगढ़ किले के बारे में भी जाना, जिससे रायगढ़ जिले का नाम रखा गया। गांव के बाजार कैसे होते हैं, ये सारी बातें आपने पिछले पाठ में पढ़ी। तो देखिए, आप गांव भी जाते हैं ना, आप भी तो गांव जाते हैं, तो आपको वैसे भी गांव के बारे में बहुत कुछ मालूम है। और इसके साथ ही आपने हिंदी की पुस्तक में सबसे पहली आपकी कविता है नानी जी का गांव, जिसमें आपने गांव के विषय में पढ़ा और बहुत सारी जानकारी मिली। आपको इस चित्र से भी बहुत सारी जानकारी मिल रही है। देखो, गांव में कैसे खेत होते हैं, खेतों में लोग काम करते हैं, है ना? और ये है हमारा शहर, जहां हम रहते हैं। हम मुंबई शहर में रहते हैं, तो ये है हमारा शहर। पहले चित्र में हमने हमारा गांव देखा और दूसरे चित्र में हमने हमारा शहर का चित्र देखा। तो आज का हमारा पाठ भी इसी पर आधारित है। पाठ 7, हमारा गांव हमारा शहर। विषय परिसर अध्ययन। पाठ 7, हमारा गांव हमारा शहर। और आज का हमारा सुविचार है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। बच्चों, आपको ये चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? आपको इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें एक तरफ गांव का दृश्य है, तो दूसरी तरफ शहर का दृश्य है। अब आपको इस चित्र में क्या क्या चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। तो इस चित्र में आपको गांव में घर कैसे होते हैं, शहर में घर कैसे होते हैं, गांव में लोगों की वेशभूषा कैसी होती है, लोगों का पहनावा कैसा होता है, कपड़े किस प्रकार के होते हैं, तो शहर के लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से शहर के लोगों का पहनावा होता है, गांव में वाहन कौन से चलते हैं, शहर के में वाहन आपको कौन से दिखाई देते हैं, गांव के लोगों का उद्योग धंधा क्या है, व्यवसाय क्या है, गांव के लोग अपने जीवन चर्या किस तरह से शुरू करते हैं और किस तरह से अपने काम में लगे रहते हैं, कौन से काम वो करते हैं। तो शहर के लोगों की जीवनचर्या कैसी होती है, शहर के लोग क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, किस तरह के उद्योग धंधे करते हैं, ये सारी बातें आपको इन चित्रों में देखनी है, निरीक्षण करना है और आपको उसकी तुलना करनी है। इसके साथ ही आपको अन्य बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखनी है, जो कि आपको बहुत कुछ मालूम भी है इसमें, जैसे अस्पताल, स्कूल, रोड, ये सारी सुविधाएं होती हैं, गांव में भी होती हैं, शहर में भी होती हैं। तो और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें गांव और शहर में अंतर बताती हैं, इस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है और ये चित्र देखते ही आप समझ गए होंगे ये गांव का चित्र है। तो इसमें गांव के लोगों की वेशभूषा यानी कि कपड़े, पहनावा कैसा होता है। तो अगर मैं कहूँ कि गांव के लोगों का कपड़ा पहनावा, जो भी कह लीजिए वेशभूषा, ये बहुत ही साधारण और सामान्य होता है और अधिकांश लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। उनका जो वेशभूषा होती है उनकी, वो पारंपरिक होती है और बहुत ही सामान्य और सरल जीवन जीते हैं।
जबकि शहर के लोगों की वेशभूषा, कपड़े फैशनदार होते हैं, एकदम आकर्षित करने वाले होते हैं। हमारे शहर के लोगों पर पश्चिमी सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का, जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई देता है। आप तो शहर के लोगों को देखते ही है ना, तो इसकी तो आपको काफी अच्छी जानकारी है। इसके साथ ही आप अगर गांव के में देखोगे तो गांव में घर कैसे होते हैं? तो गांव में घर कच्चे खपरैल वाले घर होते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग चित्र में घर कैसे हैं? कच्चे हैं, खपरैल वाले हैं। लेकिन इस चित्र में एक विशेषता क्या है आपको बताऊं? तो इन गांव के जो घर होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम हवादार खुली जगहों में होते हैं। मजा आता है ना जब गांव जाते हैं तो, एकदम खुली जगहों में बड़े बड़े घरों में रहते हैं और एकदम हवादार होते हैं। वहां पे पंखे और एसी की जरूरत नहीं होती है। तो गांव के जो घर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, हवादार होते हैं, खुली जगहों में रहते हैं। जबकि शहर में जो घर होते हैं वो बड़ी बड़ी इमारतों में, बिल्डिंगों में या फिर चालियों में होते हैं। लेकिन घर बहुत छोटे होते हैं, जगह भी बहुत कम होती है। इमारतें भले ही बड़ी बड़ी होती हैं, बिल्डिंग कितनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसमें जो घर होते हैं, वो जो कमरे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक ही कमरे में, दो ही कमरे में सब कुछ होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है, हॉल होता है। तो इसी में जो शहर के जो घर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और जगह भी बहुत ही कम रहती है। इसके आगे ही हम देखते हैं, ये है हमारा गांव। और गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है खेती करना। वहां किसान खेतों में काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं। इसके साथ ही खेती से जुड़े अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे पशुपालन करना, साग सब्जी उगाना, उसे बेचना, फलों का व्यवसाय करना, दूध का व्यवसाय करना। पशुपालन में वो गाय, भैंस, बकरी इन्हें पालते हैं, इनके दूध का व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह से गांव के लोग खेती से जुड़े हुए ही व्यवसाय भी करते हैं। जबकि शहर के लोग ज्यादातर ऑफिस में काम करते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, एक ऑफिस का दृश्य दिया गया है। तो शहर के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, नौकरियां ज्यादा करते हैं, छोटे बड़े धंधे व व्यवसाय भी करते हैं। तो शहर के जो लोगों की जिंदगी होती है बहुत ही भाग दौड़ वाली होती है। सुबह से भागना शुरू होता है और आप अपने मम्मी पापा को देखते होंगे कि दिन भर उनका काम खत्म ही नहीं होता है, भाग दौड़ करते रहते हैं। जबकि आप गांव में जाते हो तो कितने रिलैक्स रहते हो ना, एकदम आराम से। काम वहां पे भी होता है लेकिन आराम से होता है, इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं होती है। अगर हम अन्य सुविधाओं में देखें तो गांव के बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना। आप जब गांव जाते हो तो आपने देखा होगा कि गांव के बच्चों के लिए भी स्कूल होता है, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा होती है। तो गांव के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, वहां पे भी स्कूल होता है, प्राथमिक शिक्षा की सुविधा होती है। जबकि जो शहर होते हैं, शहर में भी स्कूल होते हैं, लेकिन शहर में स्कूल कैसे होते हैं? बड़ी बड़ी इमारतों में होते हैं। शहर के स्कूल बड़ी बड़ी इमारतों में होते हैं। शहर में कॉलेज होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, और कॉलेज और महाविद्यालयों की सुविधाएं शहर में ज्यादा दिखाई देती हैं, जहाँ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपके बड़े भैया और बड़ी दीदी भी होंगी जो कॉलेज जाती होंगी, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में लोग ज्यादातर आते हैं। तो इसके साथ ही हम गांव की सड़कें अगर देखें तो गांव की सड़कें जो होती हैं वो कच्ची होती हैं। इसमें बड़े बड़े वाहन नहीं चल पाते हैं। या आपने देखा भी होगा, आप जब गांव जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां की जो सड़कें होती हैं ज्यादातर कच्ची सड़कें होती हैं और उसपे बड़े बड़े वाहन नहीं जा पाते हैं। जबकि शहर की जो सड़कें होती हैं वो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं और यहाँ पर यातायात के साधन भी बहुत ज्यादा होते हैं, गाड़ियां भी अधिक होती हैं और हम बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हमें शहरों में यातायात करना आसान होता है गांव की अपेक्षा, क्योंकि गांव
की अपेक्षा शहरों में सड़कें भी चौड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, यातायात के साधन और मार्ग भी अच्छे रहते हैं, और यहाँ पर गाड़ियों की सुविधा भी बहुत अधिक रहती है। बच्चों, आप जब बीमार पड़ते हो तो कहाँ जाते हो? बीमार पड़ते हो, कभी सर्दी खांसी बुखार आ जाता है तो कहाँ जाते हैं? तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, इंजेक्शन लगाता है और हमें ठीक कर देता है ना? तो वैसे ही जब गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, और गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते हैं जहां उनका इलाज किया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो शहरों में जो अस्पताल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है, ऑपरेशन भी किए जाते हैं और मरीज को ठीक कर दिया जाता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी बीमारी या बड़ी तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, तो हम अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करवाते हैं। तो इस प्रकार हमने शहर में और गांव में अंतर देखा। तो इसके अलावा और बहुत से अंतर आपको शहर और गांव में दिखाई देंगे। आपके दिमाग में भी बहुत सारे अंतर आ रहे होंगे, जैसे शहरों में शॉपिंग मॉल होता है, रिसोर्ट होता है। रिसोर्ट में आप जाते हो ना पिकनिक मनाने, तो रिसोर्ट होता है। गार्डन देखने के लिए आपको शहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि गार्डन जो बगीचा होता है जिसमें झूले लगे रहते हैं, तो ये सब चीजें शहरों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो गांव में क्या देखने को मिलता है? तो गांव में तो नेचुरल ब्यूटी, जिसे एकदम प्राकृतिक सुंदरता कहते हैं। तो गांव में ये चीज, गांव में प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुश खुली जगह, शुद्ध हवा, तरोताजा करने वाली हवा, आम के बगीचे, अमरूद के बाग, खेत खलियान, नदियां, कुएं, ये सब हमें गांव में ही देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम और भी बातें करें तो गांव और शहर में और भी बहुत से अंतर हैं। अब गांव की भाषा कैसी होती है? गांव की भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेम वाली भाषा होती है। लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, सरलता के साथ बात करते हैं, सभ्यता के साथ बात करते हैं। जबकि शहरों में लोग, भाषा जो होती है उनकी खिचड़ी होती है। वो हर भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में उपयोग कर लेते हैं। हिंदी के साथ मराठी गुजराती का भी प्रयोग कर लेते हैं, आपने देखा होगा, और इंग्लिश का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो शहरों की जो भाषा होती है वो खिचड़ी होती है, सब मिक्स होती है, मिक्स भाषा होती है उसमें। तो गांव की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल और प्रेम पूर्वक की जाती है, एकदम आत्मसात करने वाली, आपको बहुत पसंद आती है। गांव के लोग जब बात करते हैं तो बड़ी सरलता से बात करते हैं। और शहरों में तो इतना फास्ट जीवन है, इतना इतना फास्ट है कि लोग भाषा भी बस सामने वाले को समझ में आ जाए ऐसी भाषा बोल देते हैं, है ना? आपने अनुभव भी किया होगा। और अगर हम स्वास्थ्य के बारे में देखें तो गांव के लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता है शहर के लोगों की अपेक्षा, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा होती है, खुली जगह होती है, वातावरण भी एकदम शुद्ध होता है। जबकि शहरों में वातावरण दूषित होता है, चारों तरफ धुआं, गाड़ियों के धुएं होते हैं। तो इसलिए शहर का जो वातावरण होता है वो प्रदूषण से भरा होता है, इससे लोगों का स्वास्थ्य भी जल्दी खराब होता है। तो शहर के लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होता है गांव के लोगों की अपेक्षा। अगर हम भी देखिए, हमें भी अगर अच्छा स्वास्थ्य बनाना है तो हम भी गांव जाते हैं ना, तो गांव में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसका एक और भी कारण है, भोजन। शहर के लोग ज्यादातर बाहरी भोजन के ऊपर ज्यादा आकर्षित रहते हैं। हमें बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना, होटल का खाना, फिर बाहर जाकर के कहीं खा लिए, ये शहरों में ज्यादा लोग करते हैं। तो जो शहरों का खाना होता है वो लोग बाहर का ज्यादा खाना पसंद करते हैं। और जबकि गांव में क्या होता है, लोग घर का बना हुआ खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और बच्चों, एक मजेदार बात बताऊं, खेल। आप खेलने के लिए, शहरों में मैदान होते हैं ना, खेलने के लिए शहरों में अलग से मैदान निकाले जाते हैं जिसकी एक सीमा होती है कि मैदान इतना ही बड़ा होगा। जबकि आप जब गांव जाते हो तो आपको ये सीमा कोई बांधता है? गांव में तो पूरी खुली जगह रहती है,
आपको जितना चाहिए उतना बड़ा मैदान आप ले सकते हो और जहां चाहिए वहां आप खेल सकते हो। तो खेलने में भी आजादी होती है ना गांव में। इसी के साथ गांव में जो गांव की जो व्यवस्था होती है वह ग्राम पंचायत देखती है। आपने सुना भी होगा सरपंच, ग्राम पंचायत। ये गांव की जो व्यवस्था होती है, स्कूल की, सड़कों की, गांव की जो व्यवस्था होती है वो ग्राम पंचायत देखती है। तो शहरों की जो व्यवस्था होती है वो नगर पालिका व महानगर पालिका देखती है। तो इस प्रकार हमने शहर और गांव की अपनी अपनी विशेषताएं हमने देखी। आप गांव भी जाते हो, शहर में भी रहते हो, तो आपको बहुत सारी बातें आपको भी पता है। तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको एक चित्र मैंने दिखाया है। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है। इस चित्र में क्या क्या चीजें दी गई हैं ये आपको समझना है। ये है छतरी, ये है पत्ता गोभी, और ये टमाटर है, फिर ये फूल गोभी है, ये जैकेट है, ये क्या है, साइकिल है। ये सारी चीजें इस चित्र में आप देख रहे हैं ना। इस चित्र में खेत से आने वाली वस्तुएं कौन सी हैं जो खेतों में उगाई जाती हैं? तो वो है पत्ता गोभी, टमाटर, फूल गोभी। ये वस्तुएं आपको खेतों में उगाई जाती हैं और दुकानों में बेची जाती हैं। तो ये वस्तुएं हमें दुकानों में भी दिखाई देती हैं। अब इसी चित्र में आपको कारखाने में कौन सी वस्तुएं बनती हैं आपको बताना है। तो ये है छतरी, जैकेट, साइकिल। ये वस्तुएं कारखाने में बनती हैं और दुकानों में बेची जाती हैं। ये वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। इनका उपयोग हम रोज करते हैं। अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो कुछ वस्तुएं गांव से शहर आती हैं, तो कुछ वस्तुएं शहर से गांव जाती हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी वस्तुएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हम देखिए यहाँ पे अनाज दिख रहा है ना, ये भी गांव में उगाया जाता है और शहर लाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए यह है साग सब्जी, ये भी गांव में उगाई जाती है और शहर में भी लाई जाती है। ये फल है, इसका भी उत्पादन गांव में होता है, बगीचों में होता है और शहर लाया जाता है। ये देखिए दूध है, क्योंकि पशुपालन का कार्य गांव में ही होता है ना, तो दूध भी गांव में होता है और इसे शहर लाया जाता है। तो ये ऐसे साधन हैं जो गांव से शहर आते हैं। तो वहीं पर हमारे पास कुछ साधन ऐसे हैं जो शहर में बनते हैं और गांव जाते हैं। तो जिसमें है साइकिल, खिलौने। ये देखिए खिलौने भी शहरों में बनते हैं और ये गांव की तरफ जाते हैं। और पुस्तकें, ये चीजें शहरों में बनाई जाती हैं और गांव में ले जाई जाती हैं। अब देखिए गांव के लोग भी पुस्तकों का उपयोग करते हैं ना, खिलौनों से खेलते हैं, साइकिल का उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें कारखाने में बनाई जाती हैं। और कारखाने में खाली इतनी ही चीजें तो नहीं बनती ना, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो वो वस्तुएं कौन सी हैं जो और कारखाने में और कौन सी वस्तुएं बनती हैं? तो खेती के औजार हैं, खेती के औजार कारखाने में बनते हैं और खेती गांव में की जाती है। तो ये भी वस्तुएं कारखाने से गांव तक पहुंचाई जाती हैं। ये कपड़े हैं, कपड़े तो सभी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, गांव वाले भी पहनते हैं, शहर वाले भी पहनते हैं। तो ये भी वस्तुएं कारखाने में बनाई जाती हैं। ये औषधियां हैं, बीमार पड़ते हैं सब दवाइयां खाते हैं ना, ये भी कारखाने में बनती है। मोटर कार है, ये भी कारखाने में बनती है। साबुन, कांच के सामान, बल्ब, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कारखाने में बनाई जाती हैं। और कारखाने मुख्यतः शहरों के पास होते हैं। गांव तथा शहर में रहने वाले लोग इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। शहर और गांव के लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये तो आपने देखा ना, जो चीजें शहर वालों को चाहिए वो गांव से आती हैं, जो चीजें गांव वालों को चाहिए वो शहर से जाती हैं। पहले गांव और शहर में बहुत अंतर होता था, पर अब यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। शहरों में पाई जाने वाली ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं अब जो धीरे धीरे अब गांव में भी दिखाई देने लगी हैं। गांव और शहर
यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए कैसे हैं? तो शहर की वस्तुएं गांव पहुंचाने के लिए और गांव की वस्तुएं शहर पहुंचाने के लिए, लोगों की आवश्यकताएं, जरूरतों को पूरा करने के लिए हम परिवहन के साधन अर्थात यातायात के साधन तथा संचार के साधनों की आवश्यकता हमें होती है। परिवहन के साधनों को देखने से पहले मैं परिवहन का अर्थ आपको समझाना चाहती हूँ। परिवहन उस सुविधा को कहते हैं जिसमें जीव और निर्जीव अर्थात व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जिन साधनों से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है उसे परिवहन के साधन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस एक बार आपको बता रही हूं। जीव और निर्जीव अर्थात व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जिन साधनों से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है उसे परिवहन के साधन कहते हैं। जैसे अगर आप एक उदाहरण यहाँ पे देखें तो आप घर पे रहते हो, आप स्टेशन जाते हो, तो अगर आपका घर स्टेशन से दूर है तो आप स्टेशन कैसे जाते हो? या तो आप रिक्शे से जाओगे, या फिर आप बस से जाओगे, बाइक से जाओगे, साइकिल से जाओगे, टैक्सी से जाओगे, कार से जाओगे। तो आप जिस साधन से स्टेशन पहुंचोगे, बस, टैक्सी, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, जिस भी साधन से आप पहुंचोगे वो परिवहन के साधन होंगे। पर परिवहन के साधन ये अभी इतने विकसित हुए हैं, पहले इतने नहीं थे। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं, जरूरतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे मनुष्य ने परिवहन के नए नए साधनों के आविष्कार किए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पाषाण युग में जब मनुष्य जंगलों में रहता था और कंदमूल खा करके अपना जीवन बिताता था, तब वह एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल जाने के लिए किसी परिवहन के साधन का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि उस समय तो था ही नहीं ना। उस समय तो मनुष्य एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल पैदल ही जाता था। उसके पास कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाता था। और इतनी पुरानी बात भी अगर हम नहीं करें तो आपके घर में आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी होंगी ना, तो उनसे पूछिएगा कि उनके दादा दादी, नाना नानी जब कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो कैसे जाते थे? तो उस समय लोग ज्यादातर पैदल ही जाते थे। भले उन्हें समय लगता था, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे बहुत समय लगता था। 3 दिन 4 दिन जाने में लगता था, फिर वहां पर वो 2 दिन रहते थे, क्योंकि इतने लंबे सफर से जाते थे, पैदल चलते थे ना, तो वहां पे 2 दिन 3 दिन रहते थे। फिर आने में भी उतना ही, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितना समय जाने में लगा था उतना ही समय वापस आने में भी लगता था। तो इस तरह से पहले जमाने में पूर्वज हमारे जो थे वो भी ज्यादातर पैदल ही चलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही चल के जाते थे। और सामान को लाने ले जाने के लिए, अभी देखिए पैदल तो चल लेते थे, लेकिन सामान लाने ले जाने के लिए वो किसका उपयोग करते थे? प्राणियों का उपयोग करते थे। हाथी, बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा जैसे प्राणियों का उपयोग वो सामान को लाने ले जाने के लिए करते थे। समय बीतता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं, जरूरतें बढ़ने लगी, क्योंकि पैदल चलने में, पैदल आने और जाने में बहुत समय लगता था। तो मनुष्य की को जरूरत हुई कि हमारा समय भी बचे और हमारा काम भी थोड़ा आसानी से हो। तब मनुष्य ने पहिए की खोज की, अर्थात चाक का आविष्कार किया। चाक और पहिया जानते हो ना बच्चों, जो गाड़ी में लगा रहता है। तो जब मनुष्य ने चाक का आविष्कार किया तो मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव आया और मनुष्य के बहुत सारे काम आसान हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे, मनुष्य ने जब चाक की खोज की तो मनुष्य ने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी जैसे साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद मनुष्य ने जलयान अर्थात नाव का आविष्कार किया और उसके बाद रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। आगे चलकर मनुष्य ने एरोप्लेन का भी आविष्कार किया। अब इसका फायदा क्या हुआ? तो इसका फायदा ये हुआ कि मनुष्य कम समय में लंबी यात्रा, लंबी दूरी
मनुष्य को तय करना आसान हो गया। इससे मनुष्य की शक्ति भी बची, ताकत भी बची और समय की भी बचत हुई। जिस यात्रा को करने के लिए मनुष्य को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगते थे, उसी यात्रा को मनुष्य ने 3 घंटे, 4 घंटे में पूरा कर लिया। उसका श्रेय किस पर जाता है? तो हमारे परिवहन के साधनों पर जाता है। परिवहन अर्थात यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मैंने आपको बताया। अब यातायात के इन साधनों को यातायात के 3 मार्गों में विभाजित किया गया है, जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग। जल मार्ग यानी पानी वाला मार्ग, थल मार्ग यानी जमीन वाला मार्ग और वायु मार्ग यानी हवाई मार्ग, आकाश का मार्ग। अब जल मार्ग में कौन से साधन आते हैं? तो जल मार्ग में जहाज व नौकाओं का समावेश हुआ, जिसमें बैठकर हम नदी, समुद्र पार करते हैं। आपने भी किया होगा, नदी पार करने के लिए नाव का उपयोग किया होगा। और बड़ी बड़ी जहाजों में तो विदेशों से सामान आते हैं, हमारे देश के सामान विदेशों में भी जाते हैं। तो ये है हमारे जल मार्ग के साधन, जो हमें अपने दूर देशों से जोड़ के रखते हैं। इसके आगे आते हैं थल मार्ग। थल मार्ग को 2 भागों में बांटा गया है। आप चित्र में देख रहे हैं ना, थल मार्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सड़क का मार्ग और दूसरी तरफ है पटरी का मार्ग। सड़क मार्ग पर बस, टैक्सी, रिक्शा जैसे वाहन चलते हैं। आपने अपने पास में जो सड़क होगी उस पर ये वाहन आपने देखे होंगे, बस, टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, ये सारे वाहन आपने देखे होंगे। तो इसके आगे अगर हम देखें तो थल मार्ग में सड़क मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग कौन सा है? पटरी का मार्ग है, जिस पर क्या चलती है? रेलगाड़ी चलती है। मोनो रेल, मेट्रो रेल जैसे वाहन का समावेश होता है। ये बंबई में भी चलती है। अगर आप इसमें बैठे होंगे तो आपको भी बड़ा मजा आया होगा, है ना? और नहीं बैठे हैं तो बैठिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं वायु मार्ग यानी कि आकाश का मार्ग। और आकाश के मार्ग में है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जैसे साधन आते हैं। आपको एक और बताते हैं, ये है रोपवे। रोपवे मतलब रस्सी पर चलने वाला ये साधन है। आपको अगर मैं सबसे नजदीक का बताऊं तो आप लोग जीवदानी मंदिर गए हैं, जो विरार में है। जीवदानी का जो मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर है ना, विरार में। तो यहाँ पर वो साधन, वहां पर वो साधन लगाया गया है, रोपवे, जो रस्सी पर ये साधन रहता है। और ये ज्यादातर जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, जहां रास्ता बनाना संभव ना हो या रास्ता बनाना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो, वहां पर रोपवे का उपयोग किया जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, ये कश्मीर का चित्र है। वहां पे बर्फ रहती है ना, और नीचे पूरी घाटियां हैं। तो वहां पर बर्फ होने की वजह से रास्ता बनाना आसान नहीं होता है, तो वहां पर रोपवे का उपयोग किया जाता है। आप जब जीवदानी मंदिर जाओ तो वहां पर भी आपको ये रोपवे देखने को मिलेगा। इसमें आप जरूर बैठिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और ये रोपवे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक जंगल से दूसरे जंगल तक भी पहुंचाने का साधन बनता है। तो इसमें आप लोगों को ये रोपवे एक नया है, जो कि आप लोग इसमें बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, भविष्य में कभी बैठे तो इसका अनुभव आपको मिलेगा। ये ज्यादातर पहाड़ों और जंगली इलाकों में किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। ये बिजली से चलता है, ये रोपवे है, ये बिजली से चलता है। तो इसका अनुभव आप भविष्य में जरूर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, हमने इस पाठ में क्या क्या जानकारी हासिल की। गांव और शहर के अंतर को जाना सबसे पहले हमने। कौन सी सुविधाएं गांव में होती हैं तो कौन सी सुविधाएं शहर में होती हैं। गांव के रहन सहन, घर, वेशभूषा को जाना, तो साथ ही शहर के रहन सहन, घर और पहनावे को समझा हमने। गांव के लोगों का व्यवसाय खेती है, तो शहर के लोग ऑफिस में काम करते हैं। शहर और गांव किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गांव की जरूरतें शहर से पूरी की जाती हैं, तो शहर की आवश्यकताओं को गांव से पूरा किया जाता है। अनाज के बिना तो हम वैसे भी जीवित नहीं रह सकते,
और अनाज तो हमारे देश का किसान ही उगाता है ना। गांव और शहरों को जोड़ने का मुख्य साधन है हमारे परिवहन के साधन, जिनका उपयोग कर आज की तारीख में हम 3 से 4 दिन का रास्ता 3 से 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं, और सुबह शहर में रहते हैं तो शाम गांव में बिता सकते हैं। यात्रा को आसान और समय को बचाने का श्रेय परिवहन के साधनों को ही जाता है। इस पाठ में हमने परिवहन के मार्गों की भी जानकारी ली। हमने अच्छे से समझा उसे, कौन सा वाहन कौन से मार्ग पर चलता है, किस प्रकार हमारे लिए ये सुविधाजनक होता है। शहर की वस्तुएं गांव और गांव की वस्तुएं शहर लाई जाती हैं। इस प्रकार गांव और शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सामान लाने और ले जाने के लिए ट्रक, लॉरी, ट्रेन और जहाजों का उपयोग किया जाता है। परिवहन के मार्ग सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, आकाश मार्ग और यहाँ तक कि रोपवे की भी जानकारी हमने ली। आगे हम एक मजेदार स्वाध्याय देखते हैं। आप अगर देखोगे तो इसमें एक तरफ परिवहन के साधन है और दूसरी तरफ रास्ता है। कौन से परिवहन के साधन किस मार्ग में चलेंगे, किस मार्ग पर चलेंगे, ये हमें जोड़ियां मिलानी है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, ये बैलगाड़ी है, फिर नाव, ट्रेन, बस, एरोप्लेन और ट्रक, है ना। तो और दूसरी तरफ क्या है, रास्ता दिया गया है। ये कौन से वाहन किस रास्ते पर चलते हैं। तो बैलगाड़ी के लिए क्या होगा, ये बैलगाड़ी कहाँ जाएगी, किस रास्ते पर चलती है, कच्चा रास्ता। नाव के लिए तो जल मार्ग आएगा हमारे पास, और ट्रेन के लिए तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, पटरी वाला मार्ग है। बस पक्की सड़क पर चलेगी, और एरोप्लेन आकाश मार्ग में चलेगा, और ट्रक ये कहाँ चलेगा, तो ये भी पक्की सड़क पर चलेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर ये जोड़ियां मिला सकते हैं। आप देख रहे हो ना किस तरह से ये जोड़ियां मिलाई गई हैं। अब हम एक स्वाध्याय और करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है साग, सब्जी, प्याज, गेहूं, मोटरसाइकिल, पुस्तक, टीवी, रेडियो, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर दी गई हैं। उपर्युक्त में से कौन सा माल गांव से शहर आता है, ये आपको बताना है। गांव से शहर आने वाला सामान कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। साग, सब्जी, प्याज, गेहूं, ये सामान गांव से शहर आता है, क्योंकि गांव में ये सामान खेतों में उगाया जाता है ना, तो गांव से इसे शहर लाया जाता है। और उन्हीं सामानों में से उपर्युक्त में से कौन सा माल शहर से गांव में जाता है। तो मोटरसाइकिल, टीवी, रेडियो, पुस्तक, ये जो सामान है ये कारखाने में बनता है, तो कारखाने शहर के पास होते हैं ना, तो ये सामान शहर से गांव में ले जाया जाता है, और इसके लिए परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे हमारा आज का पाठ खत्म होता है। ये पाठ खत्म नहीं हुआ है, ये आज का जो समय है यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए, इसके आगे के हिस्से के लिए हम आगे सोमवार को आगे का पाठ हम इसे सोमवार को पढ़ेंगे, और सोमवार में को भी हम इससे आगे नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम आगे हम ये सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसमें आप देखोगे कि किस तरह से हमने अपने जीवन में प्रगति की, आगे बढ़े। यहाँ मेरा पाठ खत्म हुआ, और आपको के लिए स्वाध्याय ये है, आपको होमवर्क के लिए ये है कि आपको जो परिवहन के साधन जिसमें आपने यात्रा की होगी, वह साधन आपको उसका चित्र कहीं से भी ढूंढना है। और जैसे मैगजीन में होता है, समाचार पत्र में बहुत सारे साधन दिखते हैं, तो जिसमें आपने यात्रा की हो या जिसमें आप यात्रा करना चाहते हो, जिसमें आप बैठ करके यात्रा करना चाहते हो, उन साधनों का चित्र निकालिएगा और अपनी पुस्तक में चिपकाइएगा, और
जब स्कूल खुलेगा ना तो अपनी टीचर को बताइएगा। तो परिवहन के उन साधनों का जिसमें आप बैठ चुके हैं या फिर आप बैठना चाहते हैं, उन साधनों को आप समाचार पत्र से या मैगजीन से लीजिएगा और उसे काट करे उसको चिपकाइएगा। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको मैगजीन और समाचार पत्र से नहीं भी लेना है तो आप उसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का मैं पाठ यहीं पे खत्म करती हूँ। आगे का पाठ हम सोमवार को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।